तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैं कहाँ तक पहुँच गया था बताओ? कंडक्टर में लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, कौन सा पॉइंट बताया था लास्ट में? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी potential difference between any two points of electrostatic conductor is zero. पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आने वाला है। चलिए ठीक है, तो अब वो तो समझा दिया था ना मैंने, उसके आगे बढ़े। जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो ऐसा कुछ बॉडी लिया और ये मान लिया कि अंदर माल भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये सॉलिड है मान लिया है ना, सॉलिड है मान लिया। और फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनाई और इस गॉसियन सरफेस को देखना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई बोलो? इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ, अंदर के पॉइंट पर जो कि ये अंदर का माल भरा हुआ है जहाँ पर मेटल का, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो होगी। और जस्ट आउटसाइड मेरे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। तो एक बार याद करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को याद करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को मैं अगर लिखता हूँ तो आई कैन से दैट कि वही सारे फंडे मैं यूज़ कर लेता हूँ। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में मैंने क्या किया था। एक तो मैंने ये पूरी बॉडी, इसमें से एक छोटा सा पार्ट मैं ले लेता हूँ। लेट्स से मैं इसी की बात कर रहा हूँ, छोटू सा। इसका चार्ज कुछ dq है, जिसे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, फिर मैं लिख सकता हूँ कि अंदर वाले पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलो? नेट ज़ीरो होगी। मेटल है, सॉलिड है, अंदर से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। अब मैं देखता हूँ, वापस से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े कर दिए। जैसे चार्ज के दो टुकड़े किए, एक तो है dq चार्ज और एक है रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग चार्ज। dq चार्ज की अगर बात की जाए तो इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया है E1, और रिमेनिंग चार्ज की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E2। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ मैं। अब dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बताइए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बोलो, अंदर की तरफ। तो ये आ गया E1 इस तरफ, अंदर की तरफ। अरे अरे अरे, dq की वजह से बात कर रहा हूँ, dq की वजह से। ओके, अब बात करता हूँ रिमेनिंग चार्ज की वजह से। तो नेट मुझे ज़ीरो करना है, तो भाई dq ने अंदर की तरफ E1 बनाया, तो रिमेनिंग चार्ज ने कहाँ बनाया होगा, अंदर या बाहर? बाहर की तरफ बनाया होगा। अच्छा बताओ, ये इनसाइड पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। और ये अगर ज़ीरो है तो लिख सकता हूँ कि E1 माइनस E2 बराबर ज़ीरो। तो इसका मतलब कितना आ गया? E1 बराबर E2 आ गया। बोलो समझे क्या? चलिए आगे बात करते हैं। फिर दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ, जस्ट आउटसाइड ले लिया। याद करो, सारी चीज़ें वही कर रहा हूँ जो पहले किया हुआ है। जस्ट आउटसाइड के लिए लिखा, जस्ट आउटसाइड के लिए बताइए, dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? E1 बाहर की तरफ। रिमेनिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? E2 बाहर की तरफ। और नेट मिला के कितना हो जाएगा बताइए आउटसाइड पॉइंट पे, जस्ट आउटसाइड पर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E1 बराबर E2 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि E1 प्लस E1 बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑल्सो E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। तो मैं देखता हूँ dq चार्ज पर फोर्स कौन सा लगा, dq इंटू E1 या dq इंटू E2? फोर्स ऑन dq चार्ज अगर लिखें तो वो होगा dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग। खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पर फोर्स नहीं लगाएगी ना, तो रिमेनिंग यानी कि ये E2 आ जाएगा। तो ये आ गया dq, तो लिख दिया मैंने सिग्मा इंटू डी ए, और E2 मैंने लिख दिया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ चुका है फोर्स, छोटू सा फोर्स मैंने df लिख दिया। तो यहाँ से देखना
डी एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास बन चुका है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरीका हमने प्रूफ करने का वहाँ पर भी देखा था, एक तरीका हमने यहाँ पर भी देख लिया। कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बन चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। लिख लिया बोलो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी ऑफ कंडक्टर, कैविटी ऑफ कंडक्टर में और may not be ज़ीरो। इसका मतलब बता देता हूँ कि लेट्स से ये मैंने कंडक्टर लिया और इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कोई कैविटी नहीं है। तो यहाँ पर जब कंप्लीट मटेरियल भरा हुआ है तो हम देखते हैं कि भाई किसी भी दो पॉइंट के बीच में कोई करंट नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। इसका मतलब इसके हर पॉइंट के लिए हम डैम श्योर हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अब ये स्टेटमेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि ये अपना कंडक्टर है, चलो बहुत ही बढ़िया। फिर साथ में ये मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ पर कैविटी बना दी। इसका मतलब अब माल कहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है। कैविटी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ से माल मेटल उठा के बाहर निकाल लिया, तो ये अब यहाँ से कैविटी बन चुकी है। अब ये कैविटी के बारे में बात करी जाए और मैं देखता हूँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी may और may not be ज़ीरो। इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, हम इसके बारे में तो एकदम कंफर्म बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बना हुआ है। अगला लिखें, इस चीज़ को अपन ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड lattice of electric field inside lattice of conductor in electrostatic condition is electric field inside lattice of conductor in electrostatic condition is ज़ीरो। ये अपन कंफर्म है, इसके बारे में अपन कंफर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंड ये लो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, तुम लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि भाई मैंने बोल दिया और तुमने प्लान कर लिया कि कल एकदम पढ़ना है बढ़िया से 10 घंटे 12 घंटे, ऐसा टाइम टेबल बना लेते हो क्या तुम लोग और फिर नहीं करते हो अगले दिन? है ना, ऐसा होता है ना। तो हाँ, तो देखो यार, ये तुम्हारे साथ ही नहीं, वो सभी के साथ होता है। और इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है ना, ऐसा कोई तूफ़ानी सॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही सिंपल इसका रेमेडी है। और वो है इंस वो है इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट कर दीजिए। मतलब लेट से कि आज अपन ने, है ना, कल मान लो तुमने टाइम टेबल बनाया कि मैं कल 30 सवाल 40 सवाल 50 सवाल करने वाला हूँ फिजिक्स के। तो अभी आपने प्लान किया ना कल करने वाले हो, तो उसकी जगह अभी 5 सवाल ही कर लो भले से, है ना। एक बार चालू हो जाएगी ना गाड़ी, तो उसको आगे रोल होने में दिक्कत नहीं होती, उसको इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन पहली जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली वो हो जाती है कि अब ये तो कैसे होगा, मतलब 12 घंटे ऐसे कैसे होंगे। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो अभी तो मोटिवेट हो गए, चलो बढ़िया, आज तो मतलब आग लगा देंगे, सर ने बोल दिया, मतलब अब तो कल तो मैं रैंक 1 के लिए तैयारी करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब रैंक 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 12-13 घंटे दिन के पढ़ने पड़ेंगे। तो तुमने टाइम टेबल बना लिया दिमाग में कि यार सुबह के 3 घंटे 4 घंटे में फिजिक्स को दूंगा, दिन में 3-4 घंटे में मैथ्स को दूंगा, दिन शाम को 3-4 घंटे में केमिस्ट्री को दूंगा। अब होगा क्या कि सुबह आ जाएगी। अब सुबह में तुमने टाइम बनाया था कि यार 6 बजे से पढ़ना शुरू करूँगा, तुमने अलार्म लगाया 5:30 का, 5:30 को अलार्म बजा और तुमने सोचा कि चलो यार 5 मिनट सो जाते हैं, है ना, 5 मिनट सो जाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 25 मिनट बचेंगे मेरे पास में, उसमें सब काम हो जाएगा, मुंह धो के मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, रेडी हो जाऊँगा। चलो अब 5 मिनट की जगह आप कब उठोगे, 5:45 पे अलार्म फिर बज गया, फिर बजा तो देखा कि अरे यार 10 मिनट तो चले ही गए, एक्स्ट्रा और चले गए, अब क्या करूँ। तो अब एक काम करता हूँ ना कि 6 बजे की जगह 6:15 बजे कर लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे 15 मिनट आगे शिफ्ट कर दूंगा पूरे टाइम टेबल को, है ना, 15 मिनट में आगे शिफ्ट कर दूंगा टाइम टेबल को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, दिन भर ही तो घर पे ही तो हूँ और क्या दिक्कत होगा। तो अब फिर सोचते हो कि 6:15 बजे कर लिया तो क्यों ना 5 मिनट और सो लें, है ना, होता ही नहीं होता तुम लोगों के साथ ऐसा, है ना, कि चलिए 5 मिनट और सो जाते हैं, है ना, कि यार चलो यार अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, 5 मिनट और सो जाते हैं अपना। ठीक है, 6:15 बजे कर ही दिया, 10 मिनट में मैं तैयार हो ही जाऊँगा, 6 बजे ही तैयार हो जाऊँगा, बस मैं तो 6 बजे रेडी हो जाऊँगा, ये मेरी गारंटी। अब वो टाइम करते 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 तुम ये 5-5 मिनट में करके वो 7, 7:30, 8 पता नहीं कितने बजा दोगे। और फिर जब उठोगे तो एक तो ये नेगेटिव रहेगा कि अरे यार ये तो प्लान ही बिगड़ गया। तो एक काम करता हूँ, कल से शुरू करता हूँ तो ये क्या है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के साथ ही हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, हर साल ऐसे लोग मिलते हैं और सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है यार, है ना, कि कुछ काम मेरे पास भी होते हैं और डिले कर रहा हूँ, अभी करूँगा। तो मेरा जो अभी तक का अनुभव ये रहा है कि कोई काम अगर 5-10 मिनट में, मतलब अभी तुम्हारी पढ़ाई तो 5-10 मिनट में नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, कि कोई काम अगर 5-10 मिनट में हो रहा है तो उसको इंस्टेंटेनियसली कर लो। और कोई काम बहुत लंबा जा रहा है तो मैं उसको शुरू तो कर दूँ कि हाँ भाई शुरू कर लिया, उसका आइडिया लग गया कहाँ से कहाँ जाने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, ताकि मैं अपने थोड़ा सा जो एक्टिविटी है वो फ्लो में आ जाए। ठीक है ना, तो वो एक बार फ्लो में आ जाती है तो कोई मन नहीं करता, अपन वो नहीं है, कामचोर नहीं है अपन क्या है कि बस थोड़े से मतलब मेंटली इस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है कि अपन हाँ तो आज जिस टाइम पे डिसाइड किया है उस टाइम पे कर लें, है ना, जिस टाइम पर डिसाइड किया है उस टाइम पर कर लें। तो इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि चलो छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा, बस ये पॉइंट मेरा समझिए कि लेट से अगर आपने बहुत ही टाइम टेबल बना लिया बहुत तूफ़ानी सा, तो कोशिश करें कि पहले स्टेप ज़रूर अभी के अभी ले लें। जैसे टाइम टेबल बनाया है तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप जो है जब अभी के अभी ले लीजिए। कल के लिए 50 सवाल करने हैं तो अभी 5 सवाल तो कर लो, है ना, तो थोड़ा सा स्टेप ले लोगे तो फ्लो में आ जाओगे, तो कल उठने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक और चीज़, ऐसा कोई तूफ़ानी टाइम टेबल मत बनाना 15 घंटे पढ़ना है मेरे को, है ना, 16 घंटे पढ़ना है। तो बाय चांस मोटिवेशन की वजह से आप 15 घंटे 16 घंटे एक दिन पढ़ लोगे, लेकिन 1-2 दिन बाद खुद ही एग्जॉस्ट हो जाओगे, अरे यार इतना पढ़ लिया मैंने, बाप रे एक काम करता हूँ ना, एक दिन ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें होंगी। इससे अच्छा ये है कि आप जितना पढ़ रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ रहे हैं रेगुलरली उतने ही पढ़ें। ऐसा कोई तूफ़ानी टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है,
है ना। तूफानी टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बनाओ कि आप उसको रेगुलरली फॉलो कर पाएँ। यही कंसिस्टेंसी में ही आपकी जीत छुपी हुई है। वो लगता नहीं है कि इतना आसान है, लेकिन बच्चा सच में इतना ही आसान है, ठीक है ना। तो कोशिश करें जब प्लान बनाएं थोड़ा सा एक्टिविटी वहीं पर ही कर दें, तो थोड़ा मोटिवेट होके आप अगले दिन कर लेंगे। नाउ कमिंग बैक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे दिखेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो यार बात करो ना, मुझसे बात करो, गिरी सर से बात करो, इतने सारे सर लोग हैं, आप सबसे बात कर सकते हो। लेकिन बात करके ऐसा नहीं कि बस बात करके ख़त्म हो गए, है ना। तुम्हारी तरफ से एक्टिविटी दिखना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए। सर बात करने से कुछ नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस लो, और साथ में प्लान करना है टाइम टेबल वगैरह वो भी कर लो, और कोई दिक्कत हो तो बता भी दो, सब कर लेंगे। लेकिन थोड़ी उसको फॉलो करने का काम तो तुम ही करोगे ना। तो तुम ही में से में कोई ना कोई चैम्पियन निकलेगा, कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया रैंक निकालेगा, तो वो हो सकता है तुम ही हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो रेगुलर कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से दिस इज़ अ कंडक्टर। रुक जाओ थोड़ा सा, मैं दूसरा बनाता हूँ, ये मत बनाना। ये मैंने किया कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, और ये मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे 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 कुछ बना दिया। कोई कंडक्टर बना दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसा कुछ बना दिया पत्थर जैसा कुछ। तो कंडक्टर बना दिया, ये है कोई चार्ज कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। चार्ज्ड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो देखिए चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है। मैं इसके देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर चार्जेस वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पाया गया कि इस यहाँ पर अगर देखें तो मैंने लिखा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लिख दिया, और इस सेक्शन का अगर देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने R2 लिख दिया। दोनों जगह सेम है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर? नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर R1 जो है वो छोटा पाया गया एज़ कम्पेयर टू R2 से, यहाँ पर छोटा पाया गया R2 से। तो इससे इनफैक्ट साथ में हमने ये देखा कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया जो देखा गया वो हमने देखा सिग्मा 1, और यहाँ का जो चार्ज पर यूनिट एरिया, इस सेक्शन का चार्ज पर यूनिट एरिया, उसे मैंने कहा सिग्मा 2, और इस सेक्शन का चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया मैंने कह दिया सिग्मा 1। तो मैं देखता हूँ R1 और ये R2 में ये संबंध है। तो देखा गया कि सिग्मा में जो संबंध पाया गया वो इस तरह से पाया गया, ये सिग्मा 2, कि जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उस इंस्टेंट पर, उस पॉइंट पर अपना जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है। तो इनफैक्ट मैं देख सकता हूँ जहाँ वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाई, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी लो देयर। लेकिन ध्यान रखिए व्हेन, इफ, ये जो ये कब लगाना है, व्हेन कंडक्टर इज इन एब्सेंस ऑफ, इज प्लेस्ड इन, कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब खुद की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तब जाके ये बोल रहा हूँ मैं। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर देगी। अभी चार्ज दिया, कंडक्टर अकेला है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, तब जाके हमने देखा कि ये संबंध पाया गया। जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया कम पाया गया। अच्छा, चार्ज पर यूनिट एरिया ही क्यों लिख रहे हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहाँ तो पूरा मेटल था ना,
वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज जो भी गया सरफेस पर गया, इसी वजह से हम सिग्मा की बात करेंगे। और अगर कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में रखा गया है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बंद है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कम पाई जाती है। जल्दी से नोट कर लें। ये थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं पोटेंशियल की मदद से, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। मैं बताता हूँ कि देखो यार, मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा ना, किसी भी पॉइंट का ले लो, मेटल है ना यार। तो यहाँ का मैं लेता हूँ कि इसका जो चार्ज लिखा जाएगा वो चार्ज क्या लिखा जाएगा, सिग्मा। यहाँ का जो चार्ज लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इनटू सम मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एग्जैक्ट स्फीयर तो है नहीं, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि R1 स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चार्ज बनने चाहिए यहाँ का। बोलो, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। कल आके मुझसे मत कहना कि सर ये आप क्या कर रहे हो। ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिग्मा है और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। अब ये पूरा स्फीयर है क्या? यहाँ पर पूरा स्फीयर है क्या R1 रेडियस का? नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ जो भी एरिया होगा वो R1 स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ का जो चार्ज होगा वो सिग्मा 1 इंटू R1 स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और मैं अगर चार्ज लिखता हूं तो लिखा जा सकता है कि डी क्यू, छोटा सा चार्ज, अपॉन ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना है, R1 है। कितना है? R1 है। समझ रहे हो बात को? तो मेरे पास के क्यू बाय आर लिखा जाता है ना पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का रफ आइडिया लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि चार्ज ये एग्जैक्टली इसके बराबर होना ज़रूरी नहीं है, इससे कम ज़्यादा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ। तो देखो R1 यहाँ पर, R1 स्क्वायर यहाँ पर, तो ये कट जाएगा। तो सिग्मा 1 इंटू R1 आना चाहिए पोटेंशियल में। इसी तरह से यहाँ के पोटेंशियल में सिग्मा 2 इंटू R2 आना चाहिए। एंड मैं कह सकता हूँ कि भाई पोटेंशियल बराबर है, तो इस वजह से लिखा जा सकता है कि जहाँ R1 ज़्यादा होगा, मतलब सिग्मा 1 इंटू R1 और सिग्मा 2 इंटू R2 का ये जो मतलब रफ आइडिया जो हमने लिखा है वो आपस में बराबर होना चाहिए। समझे क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ से आप देख सकते हैं R1 अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो सिग्मा की वैल्यू वहाँ कम होती हुई दिखेगी। लेकिन मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक रफ लिखा हुआ एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि चार्ज सिर्फ यही नहीं है ना, खूब सारे चार्जेस हैं। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बनाने के लिए खूब सारे चार्जेस हैं। तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको बताया, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको अभी लिखना मत, ये रफ है, बाद में कहीं तुम गड़बड़ कर दोगे, है ना। ये रफ आइडिया है, इसको लेके बाद में मेरे पास मत आना है। हाँ जी, तो ये अपन ने लिख लिया है। नाउ अब बात करते हैं, लिख लिया ना? चलिए, तो अब लिखते हैं कंडक्टर विद अ कैविटी। कंडक्टर विद अ कैविटी, यानी कि उसके अंदर कैविटी है, तो किस तरह से उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, ये सब हम बात करना चाहते हैं। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्फेरिकल मैंने ऐसे बना दिया, और इसके अंदर में भी एकदम स्फेरिकल कैविटी मैंने बना दी। इसका मतलब चार्ज कहाँ पर, मेटल कहाँ पर है, यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर मेटल एग्जिस्ट कर रहा है। फिर अब मैं बात करता हूँ, तो देखिएगा, मैंने मान लिया कि इस पूरी सरफेस पे कोई चार्ज दे दिया है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ चार्ज दे दिया है Q, यहाँ पर मैंने मान लिया कोई चार्ज दे दिया है Q। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये मेटल की सरफेस है, एक कैविटी के अंदर में Q चार्ज रखा ना एकदम सेंटर पर, तो यहाँ पर एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई चार्ज आएगा या हो सकता है नहीं आएगा, हो सकता है बाहर वाली सरफेस पर चार्ज आएगा, हो सकता है मेटल के अंदर चार्ज आ जाएगा, मुझे नहीं पता। तो वही सभी चीज़ें हम देखना चाहते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो हमारी सहायता करेगा गॉस लॉ।
गॉस लॉ बनाना है तो गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये जो वाइट कलर की बना दी, ये से गोल गोल गॉसियन सरफेस बना दी, ये बना दी मैंने गॉसियन सरफेस। चलिए बताइए गॉसियन सरफेस कहाँ पर बनी हुई है, कहाँ पर है ये? मेटल के अंदर में या बाहर में है? अंदर में है, अंदर में है मेटल के। तो मुझे पता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ चुका है ना। हम स्टडी ही उन्हीं चार्जेस की कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है। और अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ गया तो बताइए कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहाँ पर कोई बनेगी क्या अंदर? नहीं बनेगी। फिर से वही फंडा बताता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, करंट जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन मेटल, मतलब लैटिस ऑफ कंडक्टर। लैटिस समझते हैं ना, लैटिस ऑफ कंडक्टर। लैटिस समझते हैं क्या बच्चा? लैटिस है ना, सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में। हाँ उसमें पढ़ा होगा लैटिस ऑफ बॉडी, उसमें एफसीसी बीसीसी सब पढ़ा होगा आपने, पैकिंग फ्रैक्शन और वो सब चीज़ें। तो उसमें लैटिस की बात की भी की जाती है। हाँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कर दिया तो मैं लिख सकता हूँ दैट्स वाई फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस अगर ज़ीरो बना तो बच्चा मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर फ्लक्स लिखा जाता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि क्यू इन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में बना हुआ चार्ज ज़ीरो बन चुका है। लेकिन यहाँ तो मेरे क्यू बोला तो ज़ीरो तो नहीं दिख रहा सर। इसका मतलब कि यहाँ पर नेट चार्ज ज़ीरो करना है, यहाँ पर क्यू चार्ज आया और यहाँ पर कोई चार्ज इंड्यूस हो सकता है ना, तो मैंने इसको लिख दिया क्यू इंड्यूस्ड। पता नहीं है कितना है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कौन कौन फंसा? एक तो फंसा क्यू प्लस एक फंसा क्यू इंड्यूस्ड, और वो कितना होना चाहिए बोलो? ज़ीरो होना चाहिए। तो क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू अगर लिखी जाए तो ये आ चुकी है माइनस क्यू। तो यहाँ से इंड्यूस चार्ज जो बना, यानी कि इस सरफेस पे जो चार्ज बना वो हम चीख चीख के बता सकते हैं कितना है, माइनस क्यू है। अच्छा अब मैंने तो क्या लिया था कि ये बॉडी न्यूट्रल कंडक्टर बॉडी लिया था मैंने, न्यूट्रल कंडक्टर बॉडी मैंने लिया था। बताइए यहाँ पर कहीं चार्ज फंस सकता है क्या? अंदर में कहीं पर चार्ज फंस सकता है क्या? नहीं फंस सकता। होगा तो सरफेस पर ही होगा, और सरफेस मेरे पास दो दिख रही हैं। एक तो ये अंदर वाली जिस पर माइनस क्यू है, लेकिन बताइए इस पूरी सॉलिड कंडक्टर में नेट चार्ज कितना है बोलो? ज़ीरो है। तो अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू आया तो बाहर वाली पे बोलो कितना आएगा? प्लस क्यू आना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, न्यूट्रल बॉडी था हमारा, न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज ज़ीरो, तो अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू आ गया, इसका मतलब ये वाली सरफेस पर प्लस क्यू आना इसको पढ़ ही जाएगा। देयर विल बी अ प्लस क्यू चार्ज, ताकि नेट मिला के क्यू और माइनस क्यू ज़ीरो हो जाए। समझे? तो इस तरीके से हमारे चार्जेस इंड्यूस हमने ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए एक और बात मैं करता हूँ, चलो इसको नोट कर लो पहले फिर लिखते हैं। बाउंड्री तक लेके गया। हाँ बोल। सरफेस पर है ना यार। अब तो ये बस हो गया, तो ये चाह रहा है कि मतलब एकदम ही इसी पे चढ़ा दूं और मैं उस लिमिटिंग कंडीशन की बात करूं। तो इसका भी मैं इसका आंसर बताता हूं। अपनी जो भी हमने dr लेंथ ली जाती है, जो भी गैप लिया जाता है, वो 10 पावर -16 इस तरह से कुछ ऑर्डर में होता है। आप उसमें NCERT पढ़ लेना। उसमें 10 पावर -6 होता है। 10 पावर -6 मीटर का इसका गैप रखा जाता है जस्ट सरफेस के अंदर। लगभग इतना कुछ गैप रखा जाता है।
10⁻⁻⁶ है या -16 बता, -16 तो नहीं होगा, देख लेना आप, एनसीईआरटी में दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि गॉसियन सरफेस बनाते टाइम में इस बात का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। जस्ट अंदर लेके अपन ने कर लिया, डन डन डन। अब देखिए मैं इसी कंडक्टर को वापस से बनाना चाहता हूँ और ड्रॉ करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी होंगी तो कैसे बनी होंगी, तो ध्यान दीजिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसी को मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, ये रहा हमारा अंदर का कैविटी मैंने बना दिया, ये मैंने बाहर का स्फीयर बना दिया, कैविटी के सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से ये पूरा मटेरियल यहाँ पर है ना, मटेरियल यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि Q यहाँ पर तो -Q यहाँ पर। अब बच्चा आप देख सकते हो Q चार्ज था ना, तो Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ड्रॉ किया जाए तो मैं देख सकता हूँ ये कुछ ऐसे बना होगा, पॉइंट चार्ज है रेडियली अवे की तरफ, एकदम सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए बना होगा, सब जगह ऐसा 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 और ऐसा सब जगह बन गया। अच्छा अब बताइए कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ Q चार्ज का ध्यान रखा, तो एक्चुअली फिर से बताता हूँ, यहाँ पर -Q चार्ज भी है, Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ चार्जेस इंड्यूस हुए, और वो कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ, -Q चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ। अब बताइए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस सरफेस के हर पॉइंट पर सेम थी या नहीं थी, बिल्कुल थी, क्योंकि सभी की दूरी बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहुंची होगी वो सब जगह बराबर पहुंची होगी। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो चार्ज -Q इंड्यूस हुआ है वो क्या एक पॉइंट पर इंड्यूस होगा या सब जगह पर इंड्यूस होगा, पूरी सरफेस पर होगा, पूरी सरफेस पर होगा। अच्छा बताइए कि सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या कुछ जगह ज़्यादा कुछ जगह कम होगा, इक्वली होगा। और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर Q है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह सब तरफ इक्वली गई है, तो इसका मतलब -Q भी यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा। तो ये लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो अगर ये यूनिफॉर्मली रहा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर एक ऐसी सरफेस बन चुकी है जिसकी कुछ रेडियस है और -Q चार्ज इसमें फंसा हुआ है। बोलो बात समझ में आती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसे हमारा होलोस्फीयर बनता था, जिसकी रेडियस कुछ बन गई और जिसका चार्ज -Q बन चुका है। दिख रहा है क्या आपको? तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये एक शेल की तरह बिहेव कर रहा है, एक होलोस्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है, और होलोस्फीयर की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बोलो 0 होती है। इसका मतलब इस -Q का अंदर में कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में? नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं +Q चार्ज के लिए। तो +Q चार्ज के लिए देखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन देगा, एक तो Q देगा और एक -Q देगा। अच्छा बताइए Q की वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, KQ/R²। -Q की वजह से बताइए क्या लिखेंगे, K ऑफ -Q/R²। दोनों मिला के बोलो क्या हो गया, 0। तो अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये जो Q चार्ज बना बाहर वाली सरफेस पर, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब वो सब जगह अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो बिल्कुल उसी फंडे से हुआ जिसमें हमने देखा था कि रेडियस ज़्यादा तो सिग्मा कम, लेकिन हर पॉइंट की रेडियस इस बार क्या है, बराबर आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा। तो अब ये Q चार्ज बना, तो इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे कुछ बन जाएगी। तो देखिए इस मेटल के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं क्या, लेफ्ट या राइट या सेंटर की तरफ कहीं, नहीं। तो इसका मतलब जो बनना था इलेक्ट्रिक फील्ड सारी जगह हमने बना दी है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होगी। जल्दी से नोट करें।
अब यहाँ मैंने कर दिया क्यू चार्ज, ठीक है। बाकी ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इसको मैंने बोल दिया न्यूट्रल कंडक्टर। इसका मतलब इसको कोई चार्ज नहीं दिया, बस वो कैविटी थी ना उसमें क्यू चार्ज रख दिया। तो अब मैं देखना चाहता हूँ, बताइए कि यहाँ पर जो बनेगा, जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब इस सरफेस के अंदर में जो कैविटी की सरफेस है उस पर चार्ज कितना बनेगा। कितना बनेगा? माइनस क्यू बनेगा। किस फंडे से देख रहे हैं हम? फिर से गॉसियन सरफेस बना लो। ये बनाई मैंने गॉसियन सरफेस, जिसमें कि गॉसियन सरफेस मैंने बनाई जिसमें कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो फ्लक्स ज़ीरो होगा। फ्लक्स ज़ीरो तो इसका मतलब क्यू इन बराबर ज़ीरो होगा। तो क्यू यहाँ पर आया तो इसका मतलब यहाँ पर आना मजबूरी हो जाएगा माइनस क्यू को। अब यहाँ माइनस क्यू आया तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो? प्लस क्यू चार्ज आएगा। समझे क्या? न्यूट्रल था ना तो नेट चार्ज ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ माइनस क्यू तो इधर प्लस क्यू आना ही पड़ेगा, मस्ट है। तो इस तरह से बन जाएगा। नोट करो, चलो आगे बढ़ते हैं। डन। ये रहा मेटल, ये रहा आपका मेटल, यानी कि न्यूट्रल मैंने दे दिया, न्यूट्रल कंडक्टर। और इस न्यूट्रल कंडक्टर के सेंटर पर या सेंटर से थोड़ा साइड में एक कैविटी बनी हुई है और कैविटी के सेंटर पर क्यू चार्ज दे दिया। तो अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। बोलो बोलो बोलो। माइनस क्यू रहेगा और इधर प्लस क्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों मिला के ज़ीरो हो जाएगा, तो न्यूट्रल होना चाहिए था, हो भी गया। दूसरी बात, अपने को माइनस क्यू कैसे आया? तो वही गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो फ्लक्स ज़ीरो तो क्यू इन ज़ीरो। तो यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू, तो इसके लिए क्यू इन ज़ीरो बन जाएगा। ओके, अब मैं करता हूँ, ये कंडक्टर में कहीं से कहीं तक कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर। अंदर कैविटी में भी कोई चार्ज नहीं रखा, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड भी ज़ीरो है, तो यहाँ पर कोई चार्ज इंड्यूस होंगे क्या? नहीं होगा, कोई रीज़न ही नहीं है इंड्यूस होने का। तो यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो। इसके बीच में कहीं होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल अपना ज़ीरो हो जाएगा। कहीं अंदर भी नहीं है, कैविटी में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। अभी ये मैंने रैंडम बॉडी लिया, ये यहाँ पर रैंडम बॉडी लिया, ये है अपना मेटल यहाँ पर फंसा हुआ है, इसको मैंने ले लिया न्यूट्रल कंडक्टर है ना। और यहाँ पर मैंने कर दिया है क्यू चार्ज। बताइए कहाँ पर कौन बनेगा? इस अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू बनेगा।
प्लस क्यू बनेगा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज होगा या नॉन यूनिफॉर्म अंदर वाली पर? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि रैंडम सरफेस है ना, क्यू चार्ज की वजह से सभी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर नहीं गई है ना, किसी के पास ज़्यादा मतलब कोई पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म बन गया। अब मैं बाहर वाले की बात करता हूँ, तो इसका बताइए यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं करता हूँ ये गोला गोला ऐसा और ये ऐसा कैविटी में रैंडम सी कैविटी बन गई, इसमें मैं लिखता हूँ कि ये क्यू चार्ज फंसा दिया, तो बताइए चार्जेस कहाँ पर कितने आएंगे? ये तो अंदर प्लस, तो पहले इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं बाहर वाले की, बाहर वाले की बात करते हैं। तो बाहर एक स्फेरिकल बॉडी था, है ना, बाहर एक स्फेरिकल बॉडी था, और इसके लिए ये बनेगा यूनिफॉर्म, इसके लिए ये बनेगा यूनिफॉर्म। तो एक्चुअली मैं वापस से मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। इसके लिए वापस मुझे यहाँ आना पड़ेगा। देखिए क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से कोई रैंडम पॉइंट मैंने ये लिया, इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? 0 आ गई, क्यू और माइनस क्यू की वजह से, क्योंकि क्यू की वजह से जितना बना माइनस क्यू की वजह से उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट बन गया। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो चार्ज था, ये जो प्लस चार्ज था, ये देख सकते हो ये क्या पूरी बॉडी के वॉल्यूम पर गया है क्या? ये वाला सरफेस वाला चार्ज नहीं गया ना, सरफेस पर रहा है। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा शेल होता है, होलोस्फीयर जैसा चार्ज होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, वॉल्यूम पर नहीं गया, सरफेस पर गया। समझे? तो अब इस बात को समझिए कि यार शेल की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो अब मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ध्यान से उसको आगे लिखेंगे जाके, लेकिन अभी बीच में यूज़ करना पड़ेगा अपने को। मैं देख सकता हूं कि जो अंदर के चार्जेस हैं कंडक्टर के अंदर, यानी कि क्यू और माइनस क्यू की वजह से कंडक्टर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितनी आ गई? 0 आ गई, 0 आ गई। अच्छा, मैं किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए बोल सकता हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सरफेस पर इन अंदर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सरफेस पर क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0 आ गई। अच्छा बताइए, तो यानी कि सरफेस वाला जो चार्ज प्लस क्यू था उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस कर रही है क्या? नहीं कर रही है। इसका मतलब वो क्या होगा, खुद से डिस्ट्रीब्यूट होगा या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? खुद से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर खुद से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो मैं लिख सकता हूं जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा वहां पर सिग्मा कम होगा, और ऐसा हुआ तो मैं देखता हूं कि ये तो स्फेरिकल बॉडी थी ना, इसके हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि यहां पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पूरी कहानी वापस से बताता हूं। देखो क्यू चार्ज यहां आया, माइनस क्यू यहां, प्लस क्यू यहां। मैं अगर अंदर का कोई रैंडम पॉइंट लेता हूं तो उस पॉइंट पर क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनी है। तो मैं अगर रैंडम पॉइंट के लिए बात कर सकता हूं तो सरफेस के इस तरह से पॉइंट के लिए भी बात कर सकता हूं, सरफेस के किसी पॉइंट के लिए। तो मैं देखता हूं क्यू और माइनस क्यू की वजह से सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना हुआ है। सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना हुआ है। ओके, तो सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना हुआ, यानी कि ये जो प्लस क्यू चार्ज था वो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना। ये जो सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज था ना, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं बना है। और अगर उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए सरफेस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी है, इसका मतलब वो खुद से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और अगर खुद से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हमारे पास फंडा रहेगा कि रेडियस ज़्यादा तो सिग्मा कम, रेडियस कम तो सिग्मा ज़्यादा। बोलो समझ में आता क्या? तो अभी ये तो स्फीयर था बाहर वाला पॉइंट, इसका मतलब हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होगा, इसका मतलब हर पॉइंट का सिग्मा बराबर होगा, इसीलिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, इसीलिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। अब
थोड़ी सी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मुझे ये समझ में आया कि अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था, बोलो? 0। उसी प्रकार से बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था, बोलो? 0 आ गया। तो अब इस बात को हम आगे फर्दर कंक्लूड करते हैं कि अंदर वाले चार्जेस की वजह से मेटल पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो 0 बनेगी, और बाहर वाले चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो 0 बनेगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बने। एक तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बिल्कुल सही। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लैटिस ऑफ कंडक्टर इज 0, बिल्कुल सही। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ। सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ कि अंदर वाले जो चार्जेस हैं उनकी वजह से बाहर की पॉइंट पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? कितना बना? 0। बाहर वाले की वजह से मेटल के अंदर में कितना बना इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। इसका मतलब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ रही, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जा रही। समझे क्या? अब चलिए मैं इस सवाल पर आता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने Q लिखा था, तो यहाँ -Q आ गया, यहाँ +Q आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, लेकिन फिर से मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई मतलब जो कंक्लूजन पहले ड्रॉ किया था उसको यूज़ कर सकता हूँ कि अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। समझे? और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब सरफेस पर भी अंदर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब ये चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है क्या इसके ऊपर? नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन्फ्लुएंस अगर नहीं है तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो खुद की वजह से ही हुआ है, अपनी मर्जी से हुआ है। और अपनी मर्जी से होता है तो मुझे पता है जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा वहाँ सिग्मा कम, और सिग्मा मतलब यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट का ज़्यादा बराबर था, तो इसका मतलब हर पॉइंट के लिए सिग्मा की वैल्यू बराबर आ चुकी है। समझे? तो ये आ चुका है यूनिफॉर्म। तो जो डाउट था कि सर ये तो मतलब दूरियां हर पॉइंट से अलग है, नो डाउट दूरियां अलग है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की वजह से यानी कि Q और -Q की वजह से बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना हुआ है। इसका मतलब Q चार्ज जो बाहर वाला है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर खिलवाड़ करेगा, अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जहाँ रेडियस ज़्यादा वहाँ सिग्मा कम, जहाँ रेडियस कम वहाँ सिग्मा ज़्यादा, लेकिन हर पॉइंट पर रेडियस बराबर तो सिग्मा बराबर। समझे? ओके चलिए अब मैं करता हूँ, ये मैंने कोई रैंडम बॉडी बना दिया और यहाँ पर मेटल बना हुआ है, ये मेटल बना हुआ है, ये रहा मेटल। अब मेटल में ये कर दिया Q, चार्ज रखा हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। यहाँ पर बताइए -Q रहेगा, यहाँ पर बताइए +Q रहेगा। अच्छा बताइए -Q यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, NU लिख दिया। अच्छा बताइए Q यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? कैसे नॉन यूनिफॉर्म? कैसे नॉन यूनिफॉर्म? हाँ सरफेस उल्टा पुल्टा है ना, कुछ भी रैंडम सा है, तो हर पॉइंट के लिए सिग्मा अलग अलग आ जाएगा। ओके और ये है कैविटी, कैविटी में Q चार्ज और ये मैंने ऐसे रख दिया और ये मेटल बना हुआ है यहाँ पर। हाँ अंदर स्फीयर है गोल गोल सा। यहाँ पर बताइए -Q, यहाँ पर कितना चार्ज? +Q। यहाँ पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? यहाँ पर यूनिफॉर्म और बाहर नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। बताइए, ये तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल मेटल। यहाँ पर बताइए क्या रहेगा? यहाँ चार्ज, इधर चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू होगा, और इधर कितना होगा? प्लस क्यू होगा। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये क्यू चार्ज सेंटर पर नहीं है, ऑफ सेंटर है। ऑफ सेंटर है तो सभी जगह यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रही होगी, सभी जगह यहाँ पर अलग अलग चार्जेस इंड्यूस हो। नॉन यूनिफॉर्म, NU, नॉन यूनिफॉर्म। इसको मैं लिख देता हूँ। ये क्यू चार्ज देखो कहाँ पर है, क्या सेंटर पर है? ऑफ सेंटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी से दूरी कम, किसी से दूरी ज़्यादा, दूरी कम दूरी ज़्यादा, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, किसी पे कम। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हुई तो इसका मतलब चार्जेस यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकते। अगर यूनिफॉर्मली नहीं हुए तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हुए। इसका मतलब अंदर वाली सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म बनता है। अब बात करते हैं बाहर वाली सरफेस पर। तो बाहर वाली सरफेस पर अंदर वाले चार्जेस का कोई इन्फ्लुएंस होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? नहीं होता। इसका मतलब क्यू चार्ज खुद से डिस्ट्रीब्यूट हुआ और सरफेस रैंडम है, तो यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। समझे? देख, कैविटी है, कैविटी में क्यू चार्ज है, सेंटर पर है क्या? सेंटर पर नहीं है, ऑफ सेंटर है। तो इसका बता कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पहुंची इस अंदर वाले होलोस्फीयर पर, क्या सब जगह सेम पहुंचेगी क्या? अरे रे रे रे, तूने बाकी टाइम क्या किया फिर? एक मिनट रुक जा, पहले इसका जवाब दे देता हूँ मैं। हाँ तो बता, इस क्यू चार्ज की वजह से इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सेम रही या अलग अलग रही? अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो इन्फ्लुएंस यहाँ पर क्या होगा? कहीं पे ज़्यादा कहीं पर कम, तो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ, बाकी जो बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है यहाँ पर मेटल के लैटिस में। लैटिस 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 कई बार बोला था, लैटिस समझ में आता है क्या? तब तो कुछ नहीं बोला तुमने। यहाँ पर हवा थी, वैक्यूम था, यहाँ पर कोई लैटिस नहीं था। तो लैटिस के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है मुझे नहीं पता, अपन देखेंगे हमेशा। ओके ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।